साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आपकी परीक्षा काफ़ी नज़दीक है और 6 सितंबर को आप लोग पेपर देंगे और यूँ मैं कहूँ कि आपकी तैयारी भी अब पूरी हो ही गई होगी और नहीं भी तैयारी है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि जो वीडियो आपको हम आपके लिए लेकर आते हैं उसमें जितना टॉपिक पूछता है वो सारे टॉपिक मैं आपको 1 घंटे में कराता हूँ। यानी कि हिंदी में जितना भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है अति संभावित वो सारे प्रश्न आपको कराने वाला हूं। वैसे तो आयोग ने पिछले 10 सालों में बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे मेन आधार बनता है, जो पैटर्न बार बार पूछता है, मैं वो सारे क्वेश्चंस आपको इस सेशन में करवाने वाला हूं। तो आइए दोस्त, शुरुआत करते हैं सेशन का। सभी को गुड इवनिंग। पहला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। भाषा सीखने की वो कौन सी अवस्था है साथी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पे ध्यानपूर्वक बोलिएगा कि भाषा सीखने की वो कौन सी अवस्था है जहां पे बच्चा सबसे पहले 2 शब्द या वाक्य बोलना शुरू करता है? बड़बड़ाना, एक शब्द अवस्था, तार शैली या पूर्ववाचन अवस्था? क्या होगा साथी? इसका राइट आंसर क्या होगा? साथियों, जब कोई बच्चा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब कोई बच्चा 2 शब्द, एक शब्द या वाक्य बोलना शुरू कर देता है तो गुरु इसको कहते हैं टेलीग्राफिक स्पीच। टेलीग्राफिक स्पीच का मतलब ये होता है तार अवस्था। तार का मतलब बच्चा शब्दों को अब जोड़ जोड़ कर तार की तरह बना दिया है। शब्दों को जोड़कर एक तार बन गया। तार मतलब एक लंबा वाक्य बन गया। तार लंबा होता है ना, जुड़ा हुआ, क्योंकि तार लंबा हुआ होता है, तार जुड़ा हुआ होता है। समझ रहे हो ना? तो वही बोला, सबसे पहले बच्चा 2 शब्द फिर वाक्य शुरू करता है तो शब्द से वाक्य, वाक्य एक लंबा तार बन गया। इसको टेलीग्राफिक या तार अवस्था कहते हैं, तार शैली कहते हैं। जो बड़बड़ाने की अवस्था है दोस्तों, जिसका उत्तर आप लोग कह रहे हो, चूंकि आपने रट रखा है, जिसको बबलिंग कहते हैं, ये तो बच्चवा 6 महीने से लेकर 9 महीने तक करता है। जहाँ पे बाबा को बा बा या दादा को दा दा ऐसे बार बार करता रहता है, तो इसको बड़बड़ाना कहते हैं या बबलिंग कहते हैं। तो जब कोई बच्चा केवल एक वर्ड या 2 वर्ड, अक्षर जो होता है, एक एक अक्षर, एक एक वर्ड, उन्हें जब बबलाता है अपने आप से, तो वो 6 से 9 साल की अवस्था में होता है। एक शब्द अवस्था क्या होती साथी? लगभग 12 महीने की उम्र में, यानी 1 साल की उम्र में बच्चा एक सार्थक शब्द बोल देता है। क्योंकि 1 साल की उम्र में बच्चा दूध बोल सकता है, पानी बोल सकता है, पापा बोल सकता है। तो ये सारे शब्द एक शब्द अवस्था कहा जाता है। समझिए। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों आ जाओ। अंधे की लकड़ी, इस मुहावरे का साथी अर्थ क्या होगा? बताओ भाई, अंधे की लकड़ी, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आप सब लोग हमें बताएंगे। जज्बातों को संभालिए और अपने आप को बताइए कि आप क्या जवाब हमको देने वाले हैं। बताओ प्रिय, आपका जवाब क्या होगा? साथी मेरे भाई, जवाब दीजिए। आप लोग क्या कहना चाहते हो? अंधे की लकड़ी, अंधे की लकड़ी या अंधे की लाठी, इसका मतलब होता है, कहने का मतलब बहुत कमजोर होना? बिल्कुल भी नहीं। एकमात्र सहारा, एकदम सही। बिल्कुल असहाय, एकदम गलत। किसी की मदद करना, एकदम गलत। अंधे की लकड़ी का मतलब दोस्तों आमतौर पे यही होता है, एकमात्र सहारा। समझे नहीं समझे आप लोग? जिसको एकमात्र सहारा कहते हैं। उम्मीद करता हूं साथियों आप इतनी बात तो समझ गए ही होंगे। अगला क्वेश्चन, बच्चे की भाषा का आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? आप किसी बच्चे की भाषा को आकलित करना चाहते हैं, आकलन मतलब उसके व्यवहार को जानना चाहते हैं, सबसे अच्छा तरीका क्या है? साथ ही किसी व्यक्ति के व्यवहार को, कोई भी व्यक्ति हो, उसके व्यवहार को तुम परीक्षा के द्वारा नहीं नाप सकते हो। यहाँ भी परीक्षा, यहाँ भी परीक्षा, यहाँ भी परीक्षा। बचा क्या है? पोर्टफोलियो, अवलोकन करके। यानी किसी बच्चे के अगर भाषा का आकलन करना है, उसके व्यवहार का आकलन करना है, तो जाहिर सी बात है साथी, आप उसका अवलोकन करोगे। किसका? उसके शब्दों का, उसके व्यवहार का, उसकी चारित्रिक गतिविधि का, उसकी सामाजिक गतिविधि का। ये पोर्टफोलियो के अंदर ही, देखो पोर्टफोलियो में आपके दैनिक जीवन की सभी घटनाओं का वर्णन होता है। तो उम्मीद करता हूं आप इतनी बात समझ गए हैं। आगे, नयन में दोस्तों कौन सी संधि होगी? जब मैं कल पढ़ा रहा था, आप सबको, तो ये ट्रिक्स कल पढ़ाए थे मैंने, संधि के भी। हमने कहा था अगर संस्कृत पढ़ रहे हो
तो हिंदी आपका ऑलरेडी बिना कहे तैयार हो रहा है, बिना कहे हिंदी तैयार हो रहा है। तो ये नयन है, तो हमने कहा शुरू में देखो नय मतलब आय, तो अगर किसी शब्द की शुरुआत आय से हो रही है या आय से हो रही है तो समझ जाना है दोस्तों वहां पे अयादि संधि होगा। ये नयन है, और चाहे मैं अगर कह दूं नायकः या नायक कह दूं, तो अगर नायक कहोगे तो नाय मतलब आय, तो यहां पे दोस्तों ये हो जाएगा अयादि संधि। अयादि संधि का दोस्तों सूत्र क्या होता है? एचो ए वायावा। दीर्घ संधि का सूत्र क्या होता है? दीर्घ संधि का सूत्र होता है दोस्तों अकह सवर्णे दीर्घा। गुण संधि का सूत्र होता है आदि गुणः, और वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धिरादैच। मैं आपसे पूछूं, आप मुझे बताओ कि ममयो में कौन सी संधि होगी? ममयो में, ममयो में या लघयो में या दीर्घयो में कौन सी संधि होगी? तो दोस्तों इसका ट्रिक बहुत सिंपल सा आपको पता था कि सर अगर किसी शब्द के बीच वाले अक्षर पर ये दो चोटी लटक रही होगी, कभी भी ये दो चोटी अगर हमको दिखे, ये जो अय की या आओ की मात्रा है, ममयो अय की मात्रा, ये दो चोटी, तो गारंटी है इस बात की कि आपको कोई रूल और नियम की जरूरत नहीं है, वहां पे 110% वृद्धि संधि ही होगा। क्या होगा साथी? वहां पे गारंटी इस बात की है साथी कि वहां पे वृद्धि संधि ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। बहुत सिंपल बात मैं आपको बता रहा हूं साथी। बहुत बढ़िया, शानदार, और खुशी की बात यह कि आप लोगों ने बहुत बढ़िया उत्तर भी किया है। आगे बढ़ते हैं साथी। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राइमरी लेवल पर अगर कोई अध्यापक कविता सिखाता है, सुनाता है और उसके माध्यम से पढ़ाना चाहता है तो इसके पीछे उसकी मंशा क्या है? प्यारे भाइयों और परीक्षार्थियों, आप इस बात को समझते हो कि कोई व्यक्ति कविता क्यों सुनाएगा? हर व्यक्ति को पता है यार, अगर मैं कविता सुनाऊंगा तो मेरा जो बच्चा है, ये जो प्राइमरी में पढ़ता है, अभी इसको नहीं पता है कि क्यों पढ़े हो। तो ऐसे में पहला मकसद तो यह है कि मैं बच्चे के ध्यान को खींचूं। कहानी सुनाऊंगा, कविता सुनाऊंगा तो बच्चा ध्यान से सुनेगा, और जब बच्चा सुनेगा तो जाहिर सी बात है कि समझ विकसित होगी, समझ से कल्पना शक्ति बढ़ेगी, कल्पना शक्ति से चिंतन शक्ति बढ़ेगी, समस्या समाधान बढ़ेगा। तो प्यारे भाइयों, एक एक ऑप्शन देखो, यहाँ पे लिखा है कविता। कविता मैं इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि बच्चा कविता याद करे। भैया ये सब शब्द गलत। देखो, याद करना एक निगेटिव वर्ड है। आपके सीटेट के पेपर में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिन विकल्पों में याद करना लिखा होता है, और अगर किसी विकल्प में याद करना लिखा है तो दोस्तों वो विकल्प किसी कीमत पर हरगिज नहीं सही होगा, ये आप मान कर चलिए, समझे। यहाँ पे लिखा है व्याकरण के नियम। तुम्हारे सीटेट के पेपर में व्याकरण शब्द, नियम शब्द, ये 7 से 8 बार मिलेगा। तुम्हें समझना है कि वो विकल्प गलत ही होगा। नाम जानना कोई सेंस नहीं, कविता का भाव समझना, मतलब उसकी नैतिक स्वभाव को समझना। आगे, निर्धन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? और लगे हाथ ये भी बता दो मेरे भाई कि इसमें समास कौन सा है। अब अगर इतना खर्चा हो गया है तो जो लोग कल क्लास में थे वो तो कुछ कमा लें भाई। कल मैंने आपके ऊपर प्रयोग किया था, आज आपको उसको बताना है। मुझे निर्धन में जो बताना है आपको, उपसर्ग क्या होगा? निर्धन धन होगा, बिल्कुल सही है, डी वाला। आप मुझे बताओ इसमें समास कौन सा होगा? जब मैं कल पढ़ाया था हमने कहा अगर किसी शब्द की शुरुआत नी से हो या सु से हो या इति से हो या अनु से हो, ये मेरी गारंटी है यार, तुम काहे चिंता लेते हो। वहां पे 110% क्या होगा? वहां पे साथियों 110% मैं आपसे कह रहा हूं कि वहां अव्ययी भाव समास ही होगा। ये बात आप समझ गए? अब अगर आप इतना समझ गए हो तो मैं तुम्हें आगे का कुछ और भी समझा देता हूं। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, है ना। नहीं, निर्धन में नी धन धन नहीं होता भैया, कैसी बातें करते हो आप। अगले प्रश्न पे दोस्तों हम लोग चलते हैं, आ जाओ। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के बीच में मुख्य अंतर क्या होता है? हमने कहा भाइयों मेरे दोस्तों, मैंने बहुत ध्यान से ये बात समझाई थी आपको। मैंने कहा यार अधिगम जो होता है ये सिर्फ विद्यालय में होता है, ये बात तो आपको पता है ना। अधिगम कहाँ होता है? अधिगम सिर्फ विद्यालय में होता है, और जो चीज केवल विद्यालय में होगा वहां पे आपके आने का, जाने का, सीखने का, पढ़ने का समय निश्चित होगा।
यानी अधिगम में दोस्तों एक वातावरण अलग है, सब कुछ फिक्स होता है, क्योंकि अधिगम केवल विद्यालय में ही होता है। लेकिन अर्जन की बात करें दोस्तों, तो अर्जन कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, किसी भी वक्त हो सकता है। तुम घर पे बैठे हो, कोई बाहरी व्यक्ति आया, कोई बात आपको अच्छी लगी, तुम उसको स्वीकार कर लिए स्वाभाविक रूप से। तुम क्रिकेट मैच देखने गए हो, तुम्हें कोई बात अच्छी लगी, आपने उस बात को स्वीकार कर लिया। तुम रसेदार के यहाँ गए हो, मतलब रिश्तेदार के यहाँ गए हो, तुम्हें कोई बात अच्छी लग गई, तुम उसको अपने जीवन में अपना लिए। तो यानी अर्जन कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, इसीलिए अर्जन स्वाभाविक होता है और अधिगम स्वाभाविक नहीं होता। तो अधिगम विद्यालय में होता है। समझ गए साथी? आगे बढ़िए। अमृत का पर्यायवाची क्या होगा? बताओ दोस्तों, अमृत का पर्यायवाची आप सबको बताना है कि क्या होगा अमृत की पर्यायवाची। जी हाँ, अमृत का पर्यायवाची क्या होगा? सुधा, सोम, पीयूष, रसाल। साथियों, अगर मैं आपको ध्यानपूर्वक बताऊं तो जो अमृत होता है, अमृत को ही आमतौर पे सुधा कहते हैं, उसी को दोस्तों पीयूष भी कहते हैं। पीयूष भी दूध ही होता है, पर आमतौर पे सही उत्तर तो ए ही होगा। तो यहाँ पे सुधा भी है, सोम भी है, पीयूष भी है। कौन सा अमृत की पर्यायवाची नहीं है? तो रसाला दोस्तों ये आम को कहा जाता है, तो ये नहीं है, तो यही हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि हमसे आपसे गलत उत्तर पूछ रहा है। अमृत में सुधा होता है, सोम होता है, पीयूष होता है, अमी होता है, सुरभोग होता है, जीवनोदक होता है। तो कहने का मतलब वो तो अमृत का पर्यायवाची है, लेकिन रसाल अमृत का पर्यायवाची नहीं है, वो तो आम का पर्यायवाची है। अगले प्रश्न पे दोस्तों आ जाइए। क्लास में दोस्तों बहुभाषिकता का, क्लास में बहुभाषिकता का दोस्तों क्या रोल होता है? कमेंट करके हर भाई और हर बहन इस बात को बताएंगे। बताओ प्रिय, आपका जवाब क्या होगा? हम सबको पता है यार कि दुनिया की कोई ऐसी क्लास ही नहीं है जहाँ पे बहुभाषिकता ना हो, क्योंकि हर क्लास में अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग वर्ग के लोग हैं, प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, हर तरह के बच्चे क्लास के अंदर में हैं। तो कह रहे हैं उसका लाभ क्या होगा? इससे बच्चे बहुत सी भाषाएं सीखते हैं, ठीक बात है, अच्छी बात है। बच्चों की सांस्कृतिक पहचान सुरक्षित रहती है, कुछ हद तक सही है। शिक्षक को सुविधा गलत है, अनुशासन निगेटिव वर्ड। अब मुझे ए और बी में कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन दोस्तों आप लोग दूर करिए। हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम समझ रहे हैं आपकी बात को, कि जो बात आप जज्बातों को काबू करना चाहते हो मैं समझ रहा हूँ। जी हाँ, बताओ साथी। हाँ जी, बहुत बढ़िया। इसका सही जवाब क्या होगा साथी? जल्दी से आप लोग बताइए। क्लास में बहुभाषिकता का क्या लाभ होता है? बच्चे बहुत सी भाषाएं सीख जाते हैं, या बच्चों की सांस्कृतिक पहचान सुरक्षित रहती है? सही कौन है? चलो मैं आपको समझाता हूं। जाहिर बात दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं तो सही तो दोनों लग रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है भाई। अगर क्लास में बहुत तरह के बच्चे आएंगे तो जाहिर सी बात है, इससे क्या होगा, बच्चा घुल मिलकर अलग अलग बोली को हर कोई सीखेगा, फायदा सबका होगा, और कहीं ना कहीं मजा भी आएगा। अगर किसी क्लास में, अभी इसी क्लास में देखो, ये तो ऑनलाइन क्लास है यूट्यूब पर, आमतौर पे हर व्यक्ति अलग अलग जगह से देख रहा है, लेकिन ये ऑफलाइन क्लास होता तो कोई मराठी बोलता, कोई तमिल बोलता, कोई मलयालम बोलता, तो कितना मजा आता। उसी में कोई अवधी और बिहार वाले भोजपुरी बोलते और यूपी वाले अवधी बोल देते, तो मजा ही पूरा आ जाता। तो देखो, अन्य लोग जो अन्य राज्य के हैं, मलयालम, और आप लोग जो है मलयालम सीख जाते हैं, यानी आपको मजा पूरा आता। तो यहाँ पे दोस्तों अगर सटीक जवाब मैं कहूँ तो ऑप्शन ए के साथ जाएंगे हम। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहा जाता है? अब ये सीटेट क्या उत्तर मानता है वो आपको बताना है। यहाँ तो विकल्प बहुत सारे सही हैं, बताओ। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसके लिए एक शब्द बताओ। अद्वितीय, अलौकिक, अनुपम या अपूर्व? भाई वो यूनिक होता है, वो अद्वितीय होता है, जिसके समान कोई ना हो। हालांकि इसमें दिया गया प्रश्न का विकल्प लगभग सारे ठीक लग रहे हैं, लेकिन आयोग जो माना है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए, अद्वितीय को माना है। उनका मानना ये था कि जिसके समान कोई ना हो वो यूनिक होता है, और यूनिक को हिंदी में कहते हैं अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब जिसके समान कोई दूसरा नहीं है साथी।
समझ रहे हैं आप लोग? चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार आप लोगों ने जवाब दिया है। हम आपके अगले क्वेश्चन की तरफ आपको ले जाएंगे। प्यारे भाइयों, ये सूचना उन दोस्तों और भाइयों के लिए है जो लोग कई सालों से सीटेट नहीं पास कर पा रहे हैं। अगर आप बार बार 70 से 90 नंबर के बीच में रह जाते हैं या आप पहली बार देने जा रहे हैं, तो आपके अंदर क्या कमी है जिसकी वजह से सीटेट नहीं निकल रहा है? साथियों, इसका एक ही कारण है। सीटेट पास करने के लिए पहली बात तो ना तो मोटी मोटी किताब की जरूरत है, ना तो 10-10 घंटे मैराथन की जरूरत है, और ना ही कहीं आपको ऑफलाइन 10-15 हज़ार की कोचिंग की जरूरत पड़ती है। सीटेट का स्वभाव क्या है? पेडागोजी। सबसे पहला काम ये करो कि आप पेडागोजी के पैटर्न को सीखो। पेपर में 150 प्रश्न आएगा जिसमें 90 क्वेश्चन पेडागोजी से ही पूछे जाते हैं, और अगर आपने पेडागोजी सीख ली तो 90 में तो गिरते पड़ते 80-75 क्वेश्चन सही कर लोगे। बचेगा 60 नंबर टॉपिक। और जो लोग गलती क्या करते हैं, टॉपिक में सब पढ़ने लगते हैं। टॉपिक में सब नहीं पढ़ा जाता, उनमें जो मेन टॉपिक है जहां से हर साल क्वेश्चन बार बार पूछता है, वो टॉपिक भी आपको पढ़ने चाहिए। तो इसीलिए एजुकेशन स्टडी पॉइंट आपको दे रहा है ये 150 पेज का एक प्रीमियम नोट्स है, जिसमें 90 पेज में आपको मिलेगा संपूर्ण पेडागोजी, जो अकेला पास कराने के लिए काफ़ी है। और इसके साथ में जो 60 पेज रहेगा उसमें हर विषय का केवल मेन टॉपिक, और इतना दोनों काम कर दिए आप ना, तो लगभग 104-105 नंबर कमा लोगे आप। लेकिन अगर आपकी चाहत 120, 125, 30 है, तो जो 14 सालों का आयोग का जो निचोड़ क्वेश्चन है उन्हें भी तैयार कर लो। पर दिक्कत यह है कि 14 सालों में आयोग ने 20,000 क्वेश्चन पूछा है, उतना पढ़ नहीं पाओगे। तो मैंने आपको 500 टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया है, उनमें से 30-35 क्वेश्चन हर साल आपको मिल ही जाता है, तो ये आपके नंबर को बढ़ा देगा 15-20 नंबर। साथियों, ये कैसे मिलेगा आपको? नीचे दोस्तों आपको नंबर दिख रहा है 9653050981 पे सीधा कॉल कर लेना, या व्हाट्सएप मैसेज करके आप इसे परचेज कर सकते हैं। प्यारे भाई, इसका पूरा जो फीस होता है वो 999 है। ऑफर प्राइस में आपको मिलता है ये 499 रुपए में। आगे बढ़ते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। भाषा शिक्षण की इस विधि की मान्यता किस पर आधारित है कि भाषा को पहले मौखिक रूप से सिखाया जाना चाहिए, बाद में लिखित रूप से? भाषा शिक्षण की, गजब का क्वेश्चन है, क्वेश्चन छोटा है पर बहुत बढ़िया है। भाषा शिक्षण की वो कौन सी विधि है जो ये कहती है कि भाषा को पहले मौखिक रूप से सिखाएं, बाद में लिखित रूप से सिखाएं? ये कौन सी विधि है? व्याकरण अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, संरचनात्मक विधि, या सूत्र विधि? साथियों, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड इसको कहा जाता है, जहां पे सबसे पहले बच्चों को हम मौखिक रूप से सुनते हैं, बोलने का मौका देते हैं, और बाद में दोस्तों बच्चों को पढ़ना और लिखने पर ध्यान देते हैं। इसे प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। तो जब बच्चे को पहले बोलने पर मौका दूं मैं, उसके बाद को ध्यानपूर्वक सुनूं मैं, अब बच्चा को मैंने जब समझ लिया तो जाहिर सी बात है बच्चों को अब सिखाएंगे भी, अच्छे से पढ़ाएंगे भैया। तो ये प्रत्यक्ष विधि है। संरचनात्मक विधि का मतलब ये होता है जब बच्चा स्वतंत्र रूप से चिंतन करके आगे बढ़ने की कोशिश करे। तो अगर कोई बच्चा स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो ये मान कर चलिएगा कि ये संरचनात्मक विधि है। सूत्र विधि नियम पे चलता है, जो बच्चों के लिए सही नहीं होता है। ये एक निगेटिव विधि है, क्योंकि सूत्र को रटना पड़ता है, और एनसीएफ कहता है कि बच्चों को रट्टा मार प्रणाली से दूर रखना है, मतलब रटने वाला ज्ञान बच्चा को नहीं देना है। ई बतिया गुरु आपको पहले से ही पता है ना? कोई दिक्कत हो तो बताना मेरे को। बहुत बढ़िया, हमें ये बात अच्छा लगता है कि आप लोग कम से कम जज्बातों को संभाल कर रखे हो और चीज़ों को पढ़ रहे हो, और कोशिश करो कि क्लास के अंदर ही आपको सारी बात याद होता चले, है ना? बाद में कोई चीज़ मत छोड़ो बाद के लिए, जो अभी याद हो जाएगा बाद में क्यों दिक्कत लेना। अगले क्वेश्चन पे आओ, इसका उत्तर आपने कर लिया है, प्रत्यक्ष विधि इसका सही उत्तर है। आगे, अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ये पेपर में हर साल ही आता है, सीटेट का ही क्वेश्चन है। अन्वय तो सबको पता है, अनुधन अय, इसका उत्तर तो ऑप्शन नंबर ए होगा। हमको ये बताइए आप लोग मेरे भाई कि इसमें संधि का नाम क्या होगा? वो तो हम भी जान गए भाई, उसमें बताने की क्या जरूरत है। अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, और इसमें संधि का नाम बताइए। बताओ प्यारे भाई, कितना टाइम ले लेते हो यार, बहुत समय लेते हो भैया। बीच वाले वर्ड को टारगेट करो, बीच वाले वर्ड को टारगेट करो यार।
हमने बोला था अगर किसी शब्द के बीच में या लिखा हो, या फिर वा लिखा हो, या फिर रा लिखा हो, या फिर ला लिखा हो, तो भैया आंख मूंद कर किसी रूल रेगुलेशन की कोई जरूरत नहीं है। ये मैं खुद कह रहा हूं, बात को समझो। और भरोसा ना हो तो ये नियम जो है जब क्लास खत्म होगा जाके रूल पर देख लेना, किताबों में बहुत सारे एग्जाम्पल पे, सब पे लागू होगा। अनुधन है तो हो गया। अगर किसी शब्द के बीच में या लिखा हो, वा लिखा हो, रा लिखा हो या ला लिखा हो, वहां पे दोस्तों हमेशा यड़ संधि होगा, हमेशा यड़ संधि। और यड़ संधि का सूत्र क्या होता है? इको यड़ची। आगे, पठन कौशल का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? बताओ साथी, पठन कौशल का सबसे जरूरी उद्देश्य क्या होता है? शब्दों का शुद्ध उच्चारण। देखो यार, दुनिया की कोई चीज पहली बात तो ना तो शुद्ध होती है और ना अशुद्ध होती है। हमको आपको हमेशा बीच का रास्ता ढूंढना है। अब सवाल ये है कि तुम्हारे पेपर में कम से कम 3-4 क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिन विकल्पों में शुद्ध और अशुद्ध लिखा रहेगा। और अगर किसी विकल्प में शुद्ध लिखा है, अशुद्ध लिखा है, सरल लिखा है, कठिन लिखा है, जटिल लिखा है, तो आप समझ जाना कि वो विकल्प हर हाल में गलत ही होगा, वो कभी नहीं सही होगा। सेकंड ऑप्शन क्या है? केवल गति के साथ। अच्छा, क्या क्या अगर बहुत तेज गति से पढ़ा जाए तो ये मान लिया जाएगा कि यह पठन कौशल है? अगर बहुत जोर जोर पे जल्दी जल्दी पढ़ लें, नहीं भैया। पठन कौशल का मतलब वो ये कहते नहीं कि हमारी आपकी पढ़ाई का अर्थ तभी निकलता है जब नौकरी लगे, जब एग्जाम क्वालिफाई हो, वरना आपने कितना पढ़ा, क्या पढ़ा, लोगों की नज़र में सब शून्य है। वैसे अगर आप पढ़ रहे हो, अगर पढ़ी गई सामग्री का अर्थ आपको समझ में आ रहा है, तब तो पठन हुआ, और नहीं समझे तो बेकार है। बाकी विकल्प अपने आप में गलत है। आगे साथियों, सात्विक शब्द का विलोम क्या होगा? सात्विक का विलोम आपको बताना है। क्या तामसिक होगा, राजसिक होगा, आध्यात्मिक होगा या भौतिक होगा? ये जितने भी क्वेश्चन दोस्तों आप देख रहे हो, ये आपके सीटेट के 14 सालों में प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। साथियों, वीडियो को आप लोग लाइक भी करते चलना। जो लोग अभी तक लाइक नहीं कर रखे हैं, सो प्लीज़ आप सेशन को लाइक करें। और आप अगर पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से बेहतर वो आपकी आत्मा को भी पता है कि कहीं नहीं मिलेगा। प्यारे भाई बताइए, सात्विक शब्द का सही विलोम क्या होगा? प्यारे भाई, सात्विक का जो सही विलोम होता है वो तामसिक होता है। समझे नहीं समझे? सात्विक का मतलब आप लोगों ने गांव देहात में सुना होगा ना, कहते हैं हमका शुद्ध खाना चाहिए, एकदम पवित्र खाना, शुद्ध एकदम चीजें, हमें शुद्ध शाकाहारी। तो ये तो गुरु आपका अलग चीज है। लेकिन तामसिक, इसका मतलब क्या होता है? तामसिक का मतलब आलस्य